बच्चों की बीमारी खसरा यानी कि मीजल्स, इसका प्रकोप मुंबई में बढ़ता जा रहा है। 3500 से ज़्यादा संदिग्ध मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 233 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 12 बच्चों की मौत हो चुकी है मीजल्स की वजह से। मुंबई शहर में 8 अस्पताल हैं जो खसरा के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उन अस्पतालों में अगर हालत और ज़्यादा बिगड़ती है तो दूसरे बड़े अस्पतालों में बच्चों को लाया जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के केजे सोमैया अस्पताल में मौजूद हैं। कोविड के समय में बीएमसी की लिस्ट में ये अस्पताल भी था। कोविड के कई बच्चों की जो कोविड से संक्रमित थे वहाँ पर इनका इलाज यहाँ पर हुआ। मीजल्स के दौरान भी कई गंभीर मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान अली केजे सोमैया में जो इस वक्त बच्चों का इलाज कर रहे हैं हमारे साथ हैं। सर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कितनी बुरी हालत है और कितने बच्चे यहाँ पर भर्ती हैं? अभी जो मीजल्स का एपिडेमिक है उस केस में अभी हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं मीजल्स के, जो कि स्टार्टिंग में हाई ग्रेड फीवर स्पाइक आता है उनको, वो ओपीडी में आते हैं दिखाने के लिए और उसके बाद में उनको 5 से 6 दिन के बाद में रैश डेवलप होता है एंड देन फिर उसके 3-4 दिन के बाद में तेज खांसी और फिर दम लगना, सांस अच्छे से ना ले पाना, मतलब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ में आ रहे हैं। तो एक पेशेंट जो हमारे पास में कल आया उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन वाज अराउंड 59 to 60% ऑक्सीजन सैचुरेशन था। बहुत ही गैस्पिंग सिचुएशन में था, पूरा बॉडी साइनोसिस था। उसको तुरंत ही हमने अपना कैजुअलिटी में स्टेबलाइज करके आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में लेने के बाद तुरंत ही वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। उस पर भी हमारा जो वेंटिलेटर सेटिंग है वो भी काफ़ी हाई लग रहा है। अभी भी बच्चा काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। वैसे तमाम पेरेंट्स जो इन सिम्टम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, देरी कर रहे हैं अस्पताल में आने में, क्या उनको अलर्ट करने के लिए बच्चों का कंडीशन आप दिखा पाएंगे, बता पाएंगे? जी बिल्कुल, हमारे आईसीयू में अभी पेशेंट्स हैं जो कि वेंटिलेटर पे हैं। उनको डेफिनेटली काफ़ी जो पेशेंट फीवर है, रैश आ रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आईसीयू यहाँ पे हमारा जो पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे है, पोस्ट मीजल्स वाला है, उसको हमने वेंटिलेटर पे लिया है। उसका इनिशियली सैचुरेशन 59% था। ऐसा काफ़ी बैड लंग है उसका एक्सरे में भी और निमोनिया काफ़ी बढ़ चुका है उसका और अभी भी काफ़ी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है और बाकी के भी कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं ऐसे बच्चों में। अभी उसका यूरिन आउटपुट भी काफ़ी कम है, ऐसा लग रहा है किडनीज भी इन्वॉल्व हुई है और उसको जीआई ब्लीड भी हो रहा था। जो हमने आरटी डाला हुआ है पेट के अंदर में, उसमें भी काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह हो रहा था। तो दिस लुक्स लाइक अ सेकेंडरी इन्फेक्शन जो कि जिसकी वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। अभी जो वेंटिलेटर सेटिंग है वो काफ़ी हाई लग रही है, उस पर भी सैचुरेशन मतलब बहुत हाई सेटिंग्स पे मेंटेन कर रहा है करके बच्चा। बच्चे की उम्र क्या होगी सर और क्या ये वैक्सीनेटेड है? यस, ये बच्चा 1.5 साल का 1.5 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है। उसको वैक्सीनेशन अभी लास्ट 10 डेज पे उसने सेकेंड डोज लिया है। लेकिन ये एपिडेमिक वाला एरिया जो लाइक गोवंडी कुर्ला में जहाँ पे ये महामारी काफ़ी तेज़ी से फैली है, वहीं से ये बच्चा बिलोंग करता है। और 1.5 साल के इस बच्चे के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, रिजवान जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कब से कंडीशन ख़राब थी बच्चे की? 11 तारीख से। तो 11 तारीख से इतने समय तक बीच में आपने क्या किया? बीच में ऐसा दवाई लेके आए थे नॉर्मल के हिसाब से। उसके बाद ज़्यादा हो गया तो फिर सांस फूलने लगी तो यहाँ लेके आए। तो किसी आसपास के क्लिनिक में आप गए थे? क्या उन्होंने बताया था कि इन्हें मीजल्स है? नहीं, उन्होंने बताया खाली ये अपना चेचक है, आराम हो जाएगा 2 दिन बोल के ज़्यादा बोला आराम हो जाएगा। दवा दी थी उन्होंने? दवा दी बच्चे को? हाँ। फिर भी कंडीशन बिगड़ती चली गई। तो आप जब कब अलर्ट हुए कि अब इसको अस्पताल लेकर आना ज़रूरी है? अभी कल सुबह ऐसा लगा कि अब इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ऐसा लगा, सांस ज़्यादा ऊपर नीचे करने लगा तो लेके आना पड़ा। टीका दिलवाया था बच्चे को? हाँ। कब दिलवाया? पूरा टीका हुआ उसका, 9 महीने का, 6 महीने का, 1.5 साल का, जो भी लगता है टोटल पूरा हुआ है। अच्छा, डॉक्टर इरफान, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 11 तारीख से सिम्टम्स दिखे थे बच्चे में और कल ये एडमिट करने आए हैं, तो बीच के इस टाइम में जो वो समय गया जहाँ बच्चे को रिवाइव किया जा सकता था? डेफिनेटली जब फीवर स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में तो ये ओपीडी बेसिस पे दिखा रहे थे। लेकिन जब फीवर स्टार्ट हुआ, रैश आना चालू हुआ, बच्चे जैसे मदर बताती है कि बच्चा बिल्कुल भी फीडिंग नहीं ले रहा था और काफ़ी इरिटेबल रह रहा था और ओरल इंटेक बहुत पुअर था उसको और रैश इंक्रीज़ हुआ। देन उसको बाद में उसको खांसी चालू हुआ। जब वो खांसी चालू हुआ और जब ओरल इंटेक काफ़ी कम था और फीवर भी मेडिसिन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वही टाइम था कि मतलब हमको तुरंत ही हॉस्पिटल में आके जो भी है प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए था। आप जिस इलाके से हैं रिजवान जी, गोवंडी से जी हाँ। सबसे पहले फैलाव वहीं पर शुरू हुआ था। आपके आस पड़ोस में कितने मामले आपको दिख रहे हैं ऐसे मीजल्स के? ऐसे तो बहुत दिखे हॉस्पिटल में, पूरे नॉर्मल हॉस्पिटल में पूरी लाइन लगी रहती थी ऐसे पेशेंट की। गोबरी, चेचक, कुछ भी बोल के ऐसा दवाई लेने आते थे सब।
और जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि वो जो गोल्डन पीरियड था जिस समय आपके बच्चे को एकदम ठीक किया जा सकता था, वो समय जो आपसे ज़ाया हुआ, वो आपको लग रहा है कि वो समय ज़ाया नहीं होना चाहिए था, तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए था? हाँ, जाना तो चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि कैसा ये हाँ भूल हो गई, कैसा वो चेचा कैसा भी नॉर्मल हुआ तो 6 दिन 5 दिन में ऐसा चले जाती है। नीम के पत्ते से ऐसा कुछ नीला विला देते तो अपना चले जाती है। वे ज़्यादा हो गया, कुछ और निकल गया, उतना आइडिया नहीं था कि ये इतना बढ़ जाएगा। बस वही जो ये बात कह रहे हैं कि नीम के पत्ते से, जो ऐसी सोच जो है वो उसको कैसे हटाया जाए? यही प्रॉब्लम है इसमें। अभी हमको जो मिलके काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करने पड़ेंगे। ऐसे जो छोटी लोकेलिटी है जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, मतलब जहाँ पे पुअर हाइजीन है और जहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं, उनमें बहुत काम करने का ज़रूरत है। और डेफिनेटली ऐसे जो बच्चे हैं उनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी, बाकी के सब चीज़ों का डेफिशिएंसी रहता है, तो ये सारी चीज़ें हमको वर्क करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि तस्वीरें हम आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसा कि रिजवान कह रहे हैं, कि हमें लगा नहीं कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, और वही हो रहा है। वो जो समय है जहाँ पे ज़ाया हो रहा है, बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। वो एक्सरे आप दिखाना चाहेंगे डॉक्टर? वो आप बता रहे थे कि बच्चे की हालत किस तरह से बुरी है, लंग्स पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो भी हम तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाएँ। तो प्रीवियस एक्सरे और न्यू एक्सरे एक और ले लो इसको। ये जो बेबी का एक्सरे है, ये कल का ही एक्सरे है। जब पेशेंट आया हमारे पास में, नॉर्मली जो होता है पूरा का पूरा लंग फील्ड ब्लैक कलर का होना चाहिए, बिकॉज एयर होना चाहिए। लेकिन ये बच्चे का जो एक्सरे देख रहे हैं, इतनी फास्ट डिटोरिएट हुआ है कि यहाँ पे पूरा का पूरा वाइट आउट है, मतलब ये पूरा निमोनिया से ग्रस्त है पूरा। ये राइट साइड का लंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है उसका। लेकिन ये ऑन एडमिशन के टाइम का एक्सरे है, उसके बाद में अभी और काफ़ी वर्स हुआ है। आप सिलसिलेवार तरीके से सिम्टम्स बता पाएंगे? जो मरीज़, जो परिजन हैं, जो मरीज़ का सिम्टम नहीं समझ पा रहे हैं, उनको बता पाएंगे क्या लक्षण दिखते हैं शुरुआत में और कब अलर्ट होना चाहिए? डेफिनेटली जो बच्चे जो 8 से 9 महीने के बच्चे हैं और जिनका एज 8 to 9 मंथ है, उनमें हाई ग्रेड फीवर आ रहा है। जैसे पहले ही दूसरे दिन अगर मीजल्स वाले पेशेंट रहते हैं, उनका फीवर 102, 103, 104 तक उनका हाई ग्रेड फीवर होता है। उसके साथ में फीवर के साथ में 3 कॉमन सिम्टम्स सब पेशेंट्स में देखा जाता है। एक है कंजक्टिवाइटिस, आंखों का लाल होना, कॉफ, कोराइजा, फुल मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, और उनको फिर ये 3 से 4 दिन तक सिम्टम्स रहते हैं। उसके बाद में उनके बॉडी पे रैश आना चालू होता है। रैशेस हमेशा मीजल्स के जो टिपिकल मीजल्स रहता है वो ईयर के पीछे से और फेस से स्टार्ट होता है, देन फिर ट्रंक मतलब जिसको चेस्ट और बैक पे जाता है और नीचे इस तरीके से जाता है। ये जनरली 4-5वें दिन के बाद में इस तरीके के रैश आना स्टार्ट होता है। फीवर के 4th दिन के बाद? फीवर के 4-5वें दिन में इस तरीके के रैश आते हैं। और ये जो सांस की तकलीफ आनी शुरू होती है, जनरली मीजल्स में जो देखा जाता है ना, कफ इज द लास्ट सिम्टम। जो रिजॉल्विंग फेज के आसपास आता है तब माइल्ड मॉडरेट कफ होता है। लेकिन जो बच्चे जैसे अनवैक्सीनेटेड है या पार्शियली वैक्सीनेटेड है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कुछ HIV या कुछ ऐसे ड्रग्स पे है, तो उन बच्चों की इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो बच्चे बहुत ही फास्ट डिटोरिएट होते हैं और कॉम्प्लिकेट होते हैं। जनरली कफ लाइक 7 to 8 डेज के बाद में स्टार्ट होता है। इन्फेक्शन के कितने दिनों के बाद इस बच्चे की ये कंडीशन हुई है सर? जनरली बेसिकली इसका 8 to 10 डेज बाद में ये हमारे पास में आया है, और जब आया तो आप देख सकते हैं 10 दिनों तक इनमें सिम्टम था। 10 दिनों तक। और आपके पास इतनी देरी से ही बच्चा आया, इसलिए 8 से 10 दिन तक उसको ना वैक्सीनेशन लिया। अकॉर्डिंग टू मदर वैक्सीनेशन लेने के 4 या 5 दिन के बाद में उसको तेज बुखार आना चालू किया। उसके बाद वो OPD बेसिस पे मेडिसिन भी ले रहे थे हालांकि। उसके बाद में उसको रैशेस डेवलप हुए। रैशेस 3 से 4 दिन में रैशेस ख़त्म हुए। उसके बाद में जो कि टिपिकल मीजल्स के रैश रहता है, मतलब डिस्क्वेमेटेड स्किन, उस तरीके का स्किन है उसका एट प्रेजेंट। तो उसके बाद में फिर उसको कफ आना चालू हुआ। रैशेस सेटल हो गए हैं लेकिन कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। रैशेस सेटल हो गए। ये इट इज़ लाइक अ पोस्ट मीजल कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है हमें, जिसमें लंग्स काफ़ी बैडली इन्वॉल्व है। और बहुत सारे केसेस में एनकेफेलाइटिस भी देखा जाता है, जो ब्रेन का सूजन होता है। अभी तक हमारे पास में रेस्पिरेटरी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्द ये रिकवर हों। इरफान सर, इसके अलावा कुछ और ऐसे मरीज़ हैं जिनके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे आपके वार्ड में? हमारे पास एक और बच्चू एडमिट है, 4.5 year old फीमेल चाइल्ड है। शी केम टू अस विद अ कंप्लेंट ऑफ हाई ग्रेड फीवर था उसको, और फिर धीरे धीरे 4th-5th डे पे उसको रैश डेवलप हुए और थोड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हुआ है करके। लेकिन चीज़ मतलब अभी रैश आप देख सकते हैं कि उसको काफ़ी चेहरे पे स्टार्ट हुआ है। अभी ये काफ़ी इंक्रीज़ होने का चांस है। अभी भी तेज बुखार है और बच्चे को भूख ना लगना, ये सारे सिम्टम्स हैं, नौजिया वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी भी बच्चे को है इस तरह। लेकिन ये रिकवर कर रही हैं? डेफिनेटली ये काफ़ी बेटर हुई है जब से आई है। उस हिसाब से फीवर अभी काफ़ी कंट्रोल में है, और जो ओरल
इंटेक है वो भी इम्प्रूव हुआ है। क्लिनिकली शी इज़ मच बेटर जब से एडमिट हुई है उस तरह। आप इनकी माँ हैं, क्या वैक्सीनेशन हुआ है आपकी बेटी का? टीका लगवाया था इनको? जी सारे टीके लगे उसको। कितनी उम्र थी इनकी जब टीका लगवाया? ये लास्ट टीका 3 साल तक का लगाया है इसको, अभी 5 साल पे बुलाया उसको, अगले महीने 5 साल कंप्लीट होगा उसके बाद लगेगा इसके इसको। जो दोनों टीके लगते हैं, दोनों मीजल्स के लगवा लिए थे, खसरा का जो 2 टीका लगता है दोनों जी लगवा हाँ, लिए? सब लग चुके हैं इसको टीके। तो आप कहाँ से हैं, कहाँ पे रहती हैं आप? जी कुरला रहते हैं। कुर्ला तो बहुत फैला हुआ है उस इलाके में मीजल्स, ये जो बीमारी है बहुत फैली हुई है उस सर्दी इलाके में। बुखार फैला हुआ है वहाँ पे, सर्दी बुखार बहुत और भी ज़्यादा। बच्चों को ऐसी रैशेस तकलीफ है? लाल ऐसा किसी को नहीं देखी, इसको भी है ना अब रात से हुआ है, पहले नहीं था इसको। तो आपने क्या सिम्टम्स देखे थे बच्चे के? जी इसका बुखार नहीं उतर रहा था, बुखार नहीं उतर रहा था, प्राइवेट डॉक्टर से दवा करे तो इसको फ़ायदा नहीं हुआ, फिर इसको परसों के दिन एडमिट करे इधर। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि बच्चे का वैक्सीनेशन हो चुका है, तो दोनों डोज हो चुका है, तो उसके बाद भी इस तरह की इन्फेक्शन की? यस, दोनों डोज होने के बाद में भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो सीवियरिटी है, जैसे हम अपने ही पेशेंट्स में देख सकते हैं कि फर्स्ट डोज उन्होंने नहीं लिया था, सेकंड डोज उन्होंने जस्ट 10 दिन पहले ही लिया था, तो अभी वो बच्चा सिमिलर टाइप का कंप्लेंट था लेकिन वेंटिलेटर पे गया। लेकिन एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर पेशेंट अलग तरीके से मॉर्बिडिटी भी हो डेफिनेटली। आगे जैसे अंडर न्यूट्रिशन है, बाकी की चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों में जैसे इन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया, तुरंत ही हॉस्पिटलाइज हुए, क्योंकि ओरल इंटेक 5 डेज़ का फीवर था, ओरल इंटेक पुअर था, तो रिकवरी काफ़ी फास्ट है उनका। और चूंकि इन इलाकों में बहुत फैल रहा है तो उस वजह से बच्चों पर अगर वैक्सीनेटेड भी हैं तो असर हो रहा है? यस, वैक्सीनेटेड भी है, असर हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन होने का फ़ायदा ये है कि जो कॉम्प्लिकेशंस अनवैक्सीनेटेड में है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी जाए। तो आप सर ओपीडी बेसिस पे कितने मरीज रोजाना देख रहे हैं मीजल्स के लक्षण वाले, और भर्ती कितने % हो रहे हैं, और उनमें से अनवैक्सीनेटेड कितने? यस, लास्ट 2 मंथ से ये स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमारे पास फीवर विद रैश के साथ में पेशेंट आ रहे हैं जो टिपिकल मीजल्स के साथ में आ रहे हैं। तो जैसे जनरली हम दिन में 2 से 3 पेशेंट तो डेफिनेटली देखते हैं जो मीजल्स के मतलब सस्पेक्टेड केसेस और टिपिकल मीजल्स फीवर के साथ में। तो उन पेशेंट्स में से हार्डली 1 या 2 को, एक आदि को, मतलब लाइक अगर 5% भी बोलेंगे तो एडमिशन लग रहा है 5% बच्चों का, मतलब काफ़ी एडमिशन रेट इज़ वेरी लेस। लेकिन जो बच्चे अनवैक्सीनेटेड है, अंडर न्यूट्रिशन वाले हैं, वो बच्चों को डायरेक्टली आईसीयू जैसी कंडीशन में वो लोग आ रहे हैं कि मतलब एकदम क्रिटिकल स्टेज में आ रहे हैं करके। लेकिन जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनको फीवर आता है, लेकिन दे रेस्पॉन्ड वेरी वेल टू एंटीपायरेटिक जो फीवर की दवाइयाँ है और बाकी की चीज़ें, और रिकवरी उनमें काफ़ी फास्ट होती है करके। तो उनको हम फॉलोअप पे ही, मतलब घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं, और वो आके फॉलोअप पे दिखाते हैं, उनको डेंजर साइंस सब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो वो उसके हिसाब से वो लोग अलर्ट होते हैं और ओपीडी में आके दिखाते हैं। मीजल्स तो लगभग खात्मे पे पहुंच चुका था, हमारे बीच में नहीं था, सितंबर से अचानक से मामले बढ़ने शुरू हुए। कहा जा रहा है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी चाहिए इस बीमारी को लेकर तो 95% लोग वैक्सीनेटेड हों, तो वैक्सीनेशन कितना बड़ा हथियार है, अगर उस पर कोई संदेश देना चाहिए? यस, वैक्सीनेशन अभी हम लोग देख रहे हैं वही देख सकते हैं कि जो मॉर्टेलिटी है वो अनवैक्सीनेटेड बच्चों की है, जो वैक्सीनेटेड बच्चे उनमें माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स है, लेकिन वो बहुत ही फास्ट रिकवरी हो रहा है। तो वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी जो हमने देखा है लास्ट कोविड के टाइम से, जो लोग घरों में रहे, फिर वैक्सीन काफ़ी बच्चों के मिस हुआ, यस, बहुत बच्चों के मिस हुए। और हमारा तो मतलब हम जो हमारे हॉस्पिटल में जनरली हम लोग वेडनेसडे एंड फ्राइडे को वैक्सीनेशन पूरा रहता ही है, तो उसमें हम लोग फोर्स कर रहे हैं, हम लोग फ़ोन कर करके पेशेंट्स को बुलाते हैं कि वैक्सीन हमको हमारे हॉस्पिटल में दे रहे हैं करके, तो बीएमसी के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो एरियाज़ में फैला है, लाइक गोवंडी एरियाज़ में, वो छोटे छोटे एरियाज़ है, वहाँ पे बहुत अवेयरनेस का ज़रूरत है। अभी भी वो लोग, कई लोग समझने को भी रेडी नहीं है करके, कई लोग ये वैक्सीन से बहुत ज़्यादा हिचक है, और वही लोग ही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे हैं करके। तो उधर वैक्सीन के जो एक्चुअली में अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, वो सब चीज़ें करने का बहुत ज़रूरत है। अधिकांश बच्चे सर बस्तियों से ही हैं, झुग्गी बस्तियों से ही आ यस, रहे हैं। झुग्गी बस्तियों से ही आ रहे हैं। कुछ मतलब मिडिल क्लास टाइप भी पेशेंट्स हैं, अपर क्लास भी है, सोसाइटीज़ के भी पेशेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज ये कम्युनिकेबल है। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट उधर ही रुकेगा, लेकिन डेफिनेटली ओवर क्राउडिंग है, अंडर हाइजीन है, अंडर न्यूट्रिशन है, तो वो ज़्यादा रिस्क पे है। लेकिन अगर कोई भी पेशेंट इन्फेक्ट होता है तो इसमें 10 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर कोई भी अच्छा हेल्दी बच्चा भी है, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन उसको कॉन्टैक्ट में आया है, बहुत चांसेस है, क्योंकि ये 90% इट इज़ अ वेरी हाईली ट्रांसमिसिबल डिजीज। तो ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन कुछ भी हुआ तो ये डेफिनेटली कोई भी बच्चा रहा, कोई भी क्लास का रहा, वो इन्फेक्ट होने ही वाला है। लेकिन डेफिनेटली अगर
इम्यूनाइज है तो और न्यूट्रिशन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, तो उनके सिम्टम्स उतने ये सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी के लिए, परिजनों को अलर्ट करने के लिए और बच्चों की कंडीशन दिखाकर ये समझाने के लिए कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, आसपास सफाई कितनी ज़रूरी है। और जैसा कि डॉक्टर इरफान बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन जिन जिन लोगों का हुआ है, जिन जिन बच्चों का हुआ है, उनमें सिवियरिटी ज़्यादा नहीं है। बस्तियों से सबसे ज़्यादा मामले हैं जो सामने आ रहे हैं। तो आप समझें कि मुंबई में करीब 60 से 65% जो इलाका है वो बस्तियों और झुग्गियों का ही है। और अगर वहाँ पर इस कदर फैलाव हुआ है तो अब सोसाइटीज़ में भी आने ये मामले शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहला हथियार है वैक्सीनेशन। जिनका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो तुरंत से वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि उसके बिना ये जो फैलाव है उसको रोका नहीं जा सकता। मुंबई में KJ सोमैया हॉस्पिटल से कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।